नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रानी पद्मिनी का भाग 3। परंतु यदि आपने रानी पद्मिनी का भाग 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो कृपया पहले आप वो देख लीजिए, जिससे आपको इस रोमांचक और रहस्यमयी कहानी के बारे में पता चल सके। तो आइए सुनते हैं। तो सुंदर नगरी की बनावट और सजावट को देखकर वह मुग्ध हो गया। बोला, वाह, ऐसी नगरी को देखने के आनंद से तुम वंचित होना चाहते थे। ऐसे घर, ऐसे महल कहाँ देखने को मिलते हैं। अपने अपने घोड़ों पर सवार दोनों नगर के भीतर बढ़ते गए, परंतु वहां सामने से उन्होंने देखा कि एक सजा हुआ बगीचा है। उस सजे हुए एक बगीचे को देखकर राजकुमार अपने घोड़े पर से उतर पड़ा और बगीचे की शोभा निहारने लगा। तभी सामने से घर से एक बुढ़िया निकली और उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। बुढ़िया का रोना रुका तो वह बोली, मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए थे। राजकुमार भौचक्का सा रह गया। ये माजरा क्या है। उसने बुढ़िया को अपनी बाहों में से अपने को छुड़ाने की कोशिश की, पर बुढ़िया ने उसे इतना जकड़ रखा था कि वह अपने को छुड़ा नहीं पाया। बुढ़िया फिर बिलखने लगी। राजकुमार को उस पर दया आ गई। बोला, तुम चाहती क्या हो। सिसकते हुए बुढ़िया ने कहा, थोड़ी सी देर के लिए मेरे घर के भीतर चलो। इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। अपना पीछा छुड़ाने के लिए राजकुमार उसके घर जाने को तैयार हो गया। वजीर के बेटे ने बहुत मना किया, पर वह नहीं माना। उसने वजीर के बेटे को कहा, तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह बुढ़िया के साथ चल दिया। सामने के घर पर दरवाजा खुला था। यूं ही वे अंदर घुसे कि दरवाजा बंद हो गया। वजीर के लड़के ने कहा, जरूर कोई बात है। उसके मन ही मन उसने कहा, फिर से मुसीबत सिर पर आ गई। पर अब क्या हो सकता था। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, राजकुमार को पुकारा, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आई। हार कर वह उस जगह पर बैठ गया और राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करने लगा। घंटों बीत गए, ना दरवाजा खुला, ना राजकुमार आया। घर के भीतर जो हुआ वजीर का लड़का उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बुढ़िया जादूगरनी थी। उसने देख लिया कि राजकुमार की उंगली में एक ऐसी अंगूठी है जिस पर जादू का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए उसने जैसे ही राजकुमार का हाथ पकड़ा, अंगूठी उतार ली। अब राजकुमार उसके बस में पूरी तरह से आ चुका था। उसने घर के भीतर जाकर राजकुमार को मक्खी बना दिया। मक्खी सामने की दीवार पर जाकर बैठ गई। बुढ़िया ने जादू के जोर पर अपना यह रूप बना लिया था। असल में वह अपने असली रूप में आ गई और राजकुमार को भी मक्खी से उसके असली रूप में ले आई। हंसते हुए बोली, बहुत दिनों में तुम जैसा कोई आदमी मिला है। राजकुमार हैरान रह गया। कहाँ गई वह बुढ़िया जो उसे वहां लाई थी। उसकी जगह वह सुंदरी कहाँ से आ गई। विस्मय होकर वो अपने आप से यह प्रश्न कर रहा था। तो कभी राजकुमार उस युवती को देख रहा था और कभी घर पर इधर उधर निगाह डाल रहा था, पर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। राजकुमार की यह हालत देखकर युवती जोर से हंस पड़ी और बोली, घबराते क्यों हो, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं करूंगी। आओ मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी होकर कहा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। युवती ने कहा, क्यों। राजकुमार ने उसे सारी बात बता दी और बोला, मुझे जल्दी से जल्दी सिंहल द्वीप पहुंचकर रानी पद्मिनी से मिलना है। ठीक है, युवती ने उसकी ओर मुस्कुरा कर कहा, पर तुम वहां पर पहुंचोगे कैसे। तो राजकुमार रानी पद्मिनी के चारों ओर की नाकेबंदी की बातें पहले से ही सुन चुका था। फिर भी उसने कहा, अनजान होकर बोला, क्यों। युवती बोली, पहले तो तुम सिंहल द्वीप पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर किसी तरह पहुंच भी गए तो रानी पद्मिनी से मिल नहीं सकते। राजकुमार ने कहा, मुझे हर हालत में अपनी इच्छा पूरी करनी है। यदि मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। युवती करुणा से भरकर बोली, नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक काला और एक सफेद बाल देती हूँ। काले बाल को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आ जाएगी और सफेद बाल जलाओगे तो देवों की फौज आ जाएगी। वे तुम्हारी हर प्रकार से मदद करेंगे। जो कहोगे वो वही करेंगे। राजकुमार के खोए हुए प्राण जैसे वापस आ गए
उसने उस युवती का आभार मानना चाहा, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह चुप रहा। युवती बोली, मेरी एक शर्त तुम्हें माननी होगी। वह क्या? राजकुमार ने उससे पूछा। युवती ने गंभीर होकर कहा कि जब तुम पद्मिनी को लेकर यहाँ आओगे तो मुझे भी साथ लेकर चलना होगा। तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है। राजकुमार ने बड़े ही सहज भाव से कहा। युवती बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर कितनी आग धधक रही है, पर आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना ही होगा। उसे बीच में रोककर राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बेचैन हो रहा होगा, अब मुझे जाने दो। युवती बड़ी शरारत भरी आवाज में बोली, मुझे भी साथ में ले चलो। फिर युवती ने कहा, मैं तुम्हें इस घर में अधिक दिन नहीं रखूंगी। बस आज की रात, सिर्फ आज की रात तुम मेरे साथ चौपड़ खेल लो। राजकुमार राजी हो गया और उसके साथ चौपड़ खेलता रहा। उसने युवती को बार बार हराया, पर हार कर भी युवती व्यथित नहीं हुई। उसे पता चला कि राजकुमार की बुद्धि बहुत ही प्रखर है और वो बहुत ही सूझवान व्यक्ति है। सवेरा होने से पहले युवती ने उसे एक डिब्बी में 2 बाल दिए और अंगूठी लौटा दी और बोली, जाओ, रास्ता बहुत ही कठिन जरूर है, पर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। उसने बड़े ही प्यार से राजकुमार को विदा किया और उसके जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। उस एक रात में वजीर के बेटे की जो हालत हो गई थी उसे वही जानता था। उसे लग रहा था अब राजकुमार अंदर ही फंसा रहेगा और कभी भी बाहर नहीं आएगा। पर सहसा दरवाजा खुला और राजकुमार बाहर आता दिख पड़ा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसका जी भर गया। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बोला, मित्र, घबराने की जरूरत नहीं है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे बता दी और बोला, मैं तो मानता हूँ कि आदमी का इरादा पक्का हो तो उसे कामयाबी मिलकर ही रहती है। उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं पर वे दूर हो जाती हैं। वजीर के लड़के ने कहा, तुम सही कहते हो, साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती है। अब उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा। रात होने से पहले उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम के बाहर एक साधु बैठे हुए थे। सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं थी और उनकी एक लंबी दाढ़ी थी, घनी मूंछें थी, बड़ा पूरा चेहरा था। राजकुमार का मन उदास हो गया। राजकुमार का मन हुआ कि उस साधु से जाकर बात करे। वजीर का लड़का भी राजी हो गया। उन्होंने साधु से कहा कि बहुत दूर से आए हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो रात को यहाँ ठहर जाएं, सवेरे चले जाएंगे। साधु बोला, ये तो आश्रम है, हर कोई यहाँ पर रुक सकता है। तुम आराम से ठहरो और जब तक तुम्हारा मन करे तुम हमारे साथ रह सकते हो। राजकुमार को सुनकर ये बहुत ही खुशी हुई। उन्होंने अपने घोड़ों को बांध दिया और आश्रम में एक कमरे में बिस्तर लगा लिया। जब खा पी कर बैठे तो साधु महाराज भी वहाँ पर आ गए। उनकी बातें होने लगी। साधु बाबा बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति थे। जब वह बोलते थे ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उनके मुख से फूल झड़ रहे हों। उन्होंने पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने सारी विस्तार से बात बता दी और अंत में कहा, बाबा जी, आशीर्वाद दीजिए कि हमें अपने उद्देश्य में सफलता मिले। तो मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही सबके साथ रहता है और तुम्हारे साथ भी क्या, पर मेरे यहाँ से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, परंतु तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। इतना कहकर बाबा उठे। उन्होंने उन्हें विभूति दी। उसे राजकुमार को सौंपते हुए कहा कि इसको संभाल कर रखना, पर किसी को मालूम मत होने देना। राजकुमार ने बाबा का आशीर्वाद मानते हुए बबूत ले ली। अब तो धीरे धीरे पद्मिनी की नाकेबंदी को बेधने का रास्ता साफ होता जा रहा था। बाबा कह रहे थे, जीवन में अपना उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे प्राप्त करने के लिए पूरे साहस से काम लो।
यह जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा है। प्रभु ने हमें बड़े बड़े काम करने के लिए दिए हैं। जिनके सामने कोई ऊंचा ध्येय नहीं होता, वे छोटी छोटी चीजों में ही उलझकर रह जाते हैं और अपनी जीवन यात्रा पूरी कर देते हैं। बाबा ने बबूत की डिब्बी उसे दी। राजकुमार और वजीर का लड़का उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। बाबा के मुंह से निकले हुए एक एक शब्द के पीछे उनका विश्वास छिपा हुआ था। उन्होंने कहा, तुम लोग 3-4 दिन यहाँ विश्राम करके ही आगे बढ़ो। कौन जाने आगे की यात्रा अब तक की यात्रा से भी कठिन हो। थके होंगे तो लड़ोगे कैसे, ताजे होगे तो पहाड़ की चोटी पर भी सहज ही पहुंच जाओगे। राजकुमार को बहुत ही जल्दी थी। उसने ठहरने में आनाकानी की, लेकिन वजीर के बेटे ने बाबा की बात मान ली। समझाने पर राजकुमार भी सहमत हो गया। वे लोग आश्रम में 4 दिन के लिए रुके। इस बीच में बाबा छाया की भांति उनके साथ रहे। उनके पास अनुभवों का अनंत भंडार था। उनका लाभ वह इन दोनों को देते रहे। उन्होंने अंत में जोर देकर कहा, अपने किए पर अभिमान मत करना, साथ ही अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक डटे रहना। उन 4 दिनों में बाबा से और आश्रम के जीवन से इतना मिला कि वे कृतकृत्य हो गए। अपने उद्देश्य की सफलता में अब उन्हें लग रहा था कि वो जल्दी ही उसे पार कर लेंगे। अब उन्हें कोई भी संदेह नहीं रहा। आश्रम से वे बड़े तड़के ही रवाना हो गए। अब उनकी मंजिल काफी दूर नहीं थी। बिना रुके वे चलते गए। दिन चढ़ गया, सूरज सिर पर आ गया। तब वे एक जलाशय के पास रुके, स्नान किया, भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम करके आगे बढ़ चले। दिन ढलने लगा था। अब वे बराबर बराबर चल रहे थे। फिर एक घने वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिए रुक गए। राजकुमार के मन में विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था। वजीर का लड़का तो सो गया, परंतु उसे नींद नहीं आई। तो दोस्तों, क्या राजकुमार के मन में जो प्रश्न उठ रहे थे, क्या वाकई में उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों संबंधी थे? क्या बाबा ने उसको अपने यहाँ 4-5 दिन रखकर क्या कोई गलती की? क्या इसके पीछे कोई कारण था? या राजकुमार ने उनके यहाँ रहकर क्या गलत किया? उस सुंदर युवती ने जो उसको बाल दिए, क्या वो बाल वाकई में उसके काम आने वाले थे या वो कोई एक रहस्य से भरे हुए थे? क्या राजकुमार रानी पद्मिनी तक अभी भी पहुंच पाएगा या उसके मार्ग में अभी भी अनेक और बहुत सारी कठिनाइयां थी? इन सब बातों को जानने के लिए देखिए कहानी का भाग 4। और यदि आपने कहानी का भाग 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले उसे अवश्य देखिए, ताकि आप इस कहानी के अंत को जान सकें। हम आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।